Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। देखिए आज हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री की क्लास करेंगे। देखिए हिस्ट्री की क्लास 8th का 5th चैप्टर हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। इससे पहले 4th क्लासेस में आप लोगों को 8th क्लास की करा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं वो इन नोट्स को भी ज़रूर देखें। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए तैयार की जा रही हैं। देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बुक भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन ये नोट्स सिर्फ इसीलिए बनाए जाते हैं कि आपको थ्योरी थोड़ी सी कम, मतलब वही चीज़ आप लोगों को देखने को मिले जो एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछी गई है। आलतू फालतू की जो थ्योरी है वो आप लोगों को ना पढ़ाई जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए जब हम लोग बुक से पढ़ते हैं चीज़ें तो हमें लगता है कि इतना थ्योरेटिकल पोर्शन हम कैसे कवर करेंगे, लेकिन जब चीज़ें आप लोगों को फ़िल्टर करके मिलती हैं तो आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, ठीक है। इसीलिए ये पीपीटी आप लोगों के लिए तैयार की जा रही हैं जिससे आप लोगों को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड हो सकें और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। इसलिए मैं आपको बार बोल रही हूँ, देखिए एनसीईआरटी की बुक्स को अच्छे से पढ़िए, तभी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगा पाएंगे और आप लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आप लोगों से पूछे गए हैं। जब तक आप थ्योरी अच्छे से नहीं करेंगे, क्वेश्चंस आप कितने भी प्रैक्टिस लगा लीजिएगा, आप वही क्वेश्चंस देख पाओगे जो आपकी आंखों के सामने आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बोल रही हूँ कि थ्योरी को अच्छे से करिए। अब देखिए अगर बात करें हम इसके अलावा, देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सेट भी आप लोगों का मैंने स्टार्ट करा हुआ है जिसमें जो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अलावा जो पेडागोजी है, देखिए दोनों ही क्लासेस मैंने आपकी अलग अलग चलाई हुई हैं। यहाँ पर जो कंटेंट वाली क्लासेस हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराती हूँ सारे कंटेंट के साथ कराती हूँ कि कहाँ से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इसके बाद देखिए जो पेडागोजी है इसके भी क्वेश्चंस आप लोगों के चल रहे हैं। एक दिन आपकी कंटेंट क्लासेस होती हैं, दूसरे दिन आपकी पेडागोजी की क्लासेस होती हैं। इसके अलावा जो थ्योरी क्लासेस हैं वो आपकी कॉन्टिन्यूसली चल रही हैं, जिसमें पॉलिटी भी आप लोगों को कराई जा रही है, ठीक है, और ज्योग्राफी भी आप लोगों की चल रही है, ठीक है। तो देखिए कंप्लीट तैयारी आप लोगों को कराई जा रही है जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए। जिन बच्चों का जो पेपर है वो एसएसटी है पेपर 2 में, ठीक है, सीटेट के लिए। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए आज यहाँ पर जो चैप्टर हम लोग करेंगे 5th चैप्टर है जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर है, नवाबों की छिनती सत्ता। देखिए नवाबों की जो सत्ता थी वो किस तरीके से छीनी गई, इन सब चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर 1 बाय 1 चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से मेरठ से जो युद्ध शुरू हुआ, मेरठ से जो चीज़ें स्टार्ट हुई, ठीक है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। 18वीं सदी के मध्य से राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी, उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। देखिए बहुत सारे इलाके तो ऐसे थे जो कंपनी ने अपने हिस्से में लिए, किस तरीके से, तो देखिए जिन बच्चों के खुद के पुत्र नहीं होते थे या तो उन्होंने गोद लिए हुए हों तो वो उनको राजा नहीं मानते थे, और जो जिस भी जगह पे ऐसा होता था तो उस इलाके को क्या करते थे, अपने कब्जे में ले लेते थे। झांसी उनमें से एक थी। देखिए इनका खुद का पुत्र नहीं था, इन्होंने जो पुत्र था वो गोद लिया था, इसलिए झांसी इनके कब्जे में आ गई थी इनके ख़त्म होने के बाद, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई सत्ता ही नहीं बचती थी उनकी कि जो आगे उनके शासन को चला पाए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ऐसे ही क्या हुआ था। देखिए जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे उनके दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती है वह मृत्यु के बाद उन्हें भी मिले। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में आने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध को भी अपने कब्जे में ले लिया था। गवर्नर जनरल, देखिए जो गवर्नर जनरल डलहौजी थे उन्होंने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व ज़रूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने के लिए भी पूरी योजना बना ली थी। अब देखिए मुगलों का शासन किस तरीके से इन्होंने ख़त्म किया। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों में से पहले मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। उसके बाद देखिए 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, केवल उन्हें राजकुमारों के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है किसान और सिपाही। देखिए किसान और सिपाही, गांव में किसान और ज़मींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया गया कर्जा नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों
पुरानी ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थी, क्योंकि देखिए ऐसा क्यों होता था, जब वो लगान नहीं दे पाते थे, जो कर्ज था वो नहीं पूरा कर पाते थे, तो जो उनकी ज़मीन होती थी वो उनके हाथ से चली जाती थी, अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चली जाती थी। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, यहाँ पर है 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने से ऐतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, इसीलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, देखिए जो मेरठ में जो हत्याकांड हुआ, वहाँ से जो शुरुआत हुई युद्ध की, तो ये सब क्या थे, ये सब कारण थे उस युद्ध के होने के। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई थी कि उनको समुद्र पार नहीं करना था, लेकिन ज़बरदस्ती वो क्या कर रहे थे, समुद्र पार करने के लिए उनको बाध्य कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए पॉइंट यहाँ पर जो है वो है आपका सुधारों पर प्रतिक्रिया। क्या है, सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना ज़रूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मशीनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी थी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले के जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और यूज़ हुआ था। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि जो माझा प्रवास है पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा लिखी गई है माझा प्रवास। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है, नेक्स्ट बात की गई देखिए सूबेदार सीताराम पांडे की। किसकी, सूबेदार सीताराम पांडे। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद देखिए उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की थी। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे जिनका नॉर्गेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फॉर्म सिपॉय टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। तो देखिए किसकी थी, सीताराम की जीवनी थी जिसका संस्मरण लिखा गया अवधी भाषा में। ठीक है, और इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार। ठीक है, सिपाही से सूबेदार तक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। देखिए जो सैनिक विद्रोह था वो जन विद्रोह कैसे बना। 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह पर बगावत की। समाज के विभिन्न तत्वों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में सबसे बड़ा सहस्त्र संघर्ष था ये। ठीक है, जो जन विद्रोह हुआ था कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी, मेरठ से शुरुआत हुई थी। अब देखिए मेरठ से दिल्ली तक चीज़ें किस तरीके से हुई। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया था। ठीक है, चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। ठीक है, ये किस चीज़ के, देखिए जो 1857 की क्रांति हुई उन सब के कारण हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दी गई। अब देखिए 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहाँ बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। वे मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की, देखिए मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक
टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई थी। ठीक है, दिल्ली क्यों गए? क्योंकि वहाँ पर बहादुर शाह जफ़र थे। ठीक है, जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज़ अफसर मारे गए। देशी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया। बादशाह को सिपाहियों की यह बात माननी पड़ी। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूस का जो मुद्दा हुआ, मतलब जो गाय इसकी सुअर की चर्बी से बनी थी, ये जो मुद्दा है वो क्या हो गया, शांत हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब बहादुर शाह जफ़र ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अब देखिए क्या हुआ। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे थे। देखिए यहाँ पर जो फिरंगी वर्ड का यूज़ हुआ है ये विदेशियों के लिए था। इस शब्द में अपमान का भाव आता है क्योंकि देखिए जो विदेशी थे उनको भारतीयों ने किस नाम से पुकारा, फिरंगी के नाम से पुकारा। अब देखिए बगावत यहाँ पर फैलने लगी किस तरीके से, तो देखिए एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। वे लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब, इन्होंने कानपुर के पास रहते थे तो इन्होंने कानपुर से, देखिए कानपुर से इन्होंने युद्ध लड़ा। ठीक है, नाना साहब कहाँ से थे? तो देखिए इन्होंने कानपुर के पास उन्होंने सेना को इकट्ठा किया और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफ़र के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए जाने पर नवाब वाजिद अली शाह के बेटे विरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। ऐसे ही देखिए झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र से राजगढ़ की रानी देखिए अवंतीबाई लोधी, इन्होंने कहाँ से की थी? तो देखिए मध्य प्रदेश छावनी से। इन्होंने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया। अब लोगों को विद्रोह से कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है बरेली की सिपाही। देखिए बरेली से अगर हम बात करें तो देखिए वक्त खान, किन्होंने किया था? वक्त खान ने यहाँ पर कमांड संभाली। उन्होंने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया और इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है बिहार में एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह। देखिए बिहार से पूछा जाता है, बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन फिर भी देखिए जो 1857 की क्रांति थी वो फेल हुई। वो इसी वजह से कि इन्होंने कोई भी चीज़ प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ नहीं की थी। हर एक इंसान अलग अलग जगह पर जाकर के युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है, तो काफ़ी टाइम तक ये युद्ध चला लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। फिर भी अंग्रेज वापस अपना शासन इन्होंने वापस ले लिया। अब देखिए कंपनी का पलटवार किस तरीके से हुआ। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गई। अब देखिए दिल्ली पर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, इसका मतलब सारे इलाके इन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिए। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई। उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम सीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया और इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफ़र ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है। 18 मार्च देखिए मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया था। अब देखिए लखनऊ भी अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। तो देखिए झांसी भी इनके कब्ज़े में आ गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों को की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी थी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ
छोड़ दिया था। इसके बाद देखिए अंग्रेज़ों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किए। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। अब देखिए जब 1857 की क्रांति हो गई, ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने पुनः शासन कर लिया, ठीक है, पुनः अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। अब क्या हुआ था देखिए विद्रोह के बाद के साल कुछ चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले। यहाँ से क्वेश्चन देखिए आप लोगों से पूछा गया है, हर बार यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। विद्रोह के बाद के साल पर लोगों से क्या क्या चीज़ें इन्होंने कही। तो देखिए अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेज़ों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित थे। कौन कौन से बदलाव हुए, तो देखिए पहला जो चेंज किया गया, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधी मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी। देखिए यहाँ पर जो बदलाव किए गए वो बदलाव क्वेश्चन में पूछे गए हैं, अभिकथन के थ्रू भी पूछे गए हैं। इसके अलावा कौन सा इसमें से बदलाव सही है वैसे भी पूछा गया है आपका। ठीक है, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट भी दे दी गई थी, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत में सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने और ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। देखिए हर एक पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, सारे पॉइंट कहीं ना कहीं आप लोगों से पूछे गए हैं। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। नेक्स्ट जो है देखिए वो है ताइपिंग विद्रोह। ताइपिंग विद्रोह देखिए कहाँ पर हुआ था, चीन में। ताइपिंग विद्रोह क्या है, तो देखिए जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में भी एक विशाल जनविद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर के ख़त्म हुआ था। होंग जिक्वांग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी और इस विद्रोह को ही ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना गया। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पॉइंट और है इसका, ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसा साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा। चीन में तैनात अंग्रेज़ और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफ़ी मदद दी। तो देखिए ये पॉइंट आप लोगों के थे जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट थे। तो देखिए मेरठ से दिल्ली तक जो छावनी थी उन छावनी से क्वेश्चन आए हुए हैं कि कौन सी छावनी में किन्होंने जमकर सामना किया। ठीक है, जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, कानपुर में नाना साहेब थे। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे गए। इसके अलावा 1857 की क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव अंग्रेज़ों ने दिए भारतीय लोगों को, इससे भी क्वेश्चन आप लोगों का बार बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, वहाँ पर मैंने आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से कराई हुई हैं। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।